सबसे पहले तो ये बताएं कि जंग बंदी हो गई, सीज फायर हो गया, अब जमा खर्च करें और देखें कि इसराइल ने आकर उस वक्त अटैक किया कि जब मुज़ाकरात चल रहे थे, नेगोशिएशन हो रही थी, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें से कुछ निकल ही आता, ऐसे ही है। और आपने आकर यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, और फिर सबसे पहले सीज फायर के लिए भागकर भारत की तरह इसराइल ने ही बात की डोनाल्ड ट्रंप से कि अब हमारी जान बख्शी करवाएं। जीता कौन और हारा कौन इस जंग में? मेरा ख्याल है ईरान इस जंग में, ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो इसराइल के किसी मिसाइल अटैक को या एयर पावर के अटैक को विथस्टैंड कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये पहले भी कोई शक की बात नहीं थी, क्योंकि ईरान ने, आप जानते हैं, बड़ी लंबी जंग की है इराक के साथ। जी 8 साल वो जंग चली, और मैंने ईरान विजिट भी किया है, तो मुझे कुछ उससे भी अंदाज़ा था कि वहाँ की सोसाइटी का क्या टेम्परामेंट है। जनरल सुलेमानी की असैसिनेशन के बाद जो ग्राउंड स्वेल बना था ईरान के अंदर, जो लोग उसको देख रहे थे, समझ रहे थे, वो इस बात को समझ सकते थे कि बहरहाल पब्लिक जो है इस वक्त उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ पर कायम है कि फ़लस्तीन की हमने हमायत करनी है, हमने हिज़्बुल्लाह की हमायत करनी है, सीरिया के साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस, हूती यमनीज के साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस, और इवन हमास के साथ उनका। ये फ्लेयर अप उस मौके पे हुआ जब जनरल सुलेमानी को असैसिनेट किया गया। जी, ये पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, जो बढ़ा, यानी मैसेज में ये बात फैली। जी ऐसी है। मैं जब गया था ईरान तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे आम पब्लिक के अंदर जनरल सुलेमानी एक बहुत बड़े हीरो तस्वर किए जाते हैं। उनका रोल क्या था? उनका रोल यही था कि उन्होंने वो वेपन्स, वो हथियार, वो फाइनेंसिंग हिज़्बुल्लाह, हमास, सीरिया, हूतीज़ को पहुंचानी है, जिसकी वजह से उनको असैसिनेट भी किया गया। तो मैंने ये देखा कि ईरान के अंदर उनको एक बहुत बड़ा नेशनल हीरो माना जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को समझा जाता है। नहीं, उससे बहुत ज्यादा बढ़ के, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ के। ओके, देखिए ना, क्योंकि अब्दुल कदीर खान साहब तो एक साइंटिस्ट हैं, वो एक जर्नैल हैं जो कि जिनको के कत्ल किया गया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जबकि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पब्लिक परसेप्शन में एक ऐसा काम है जो फ़लस्तीनियों की हमायत कर रहा है। अब पिछले 1.5 साल से हमने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम देखा है। ये पहली जेनोसाइड है जो कि लाइव ट्वीट हुई है। तो उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि न सिर्फ ईरान मगर पूरे जो मिडल ईस्ट के अंदर पब्लिक का क्या ओपिनियन है? यही ओपिनियन है कि इजराइल ने जो किया है वो इंसानियत का कत्लेआम है। तो इस सिचुएशन में इजराइल का हमला अगर ईरान पे हो तो पब्लिक अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं हो जाएगी, बल्कि पब्लिक इजराइल के खिलाफ ही रहेगी। ठीक है, हमने इस पे रजीम चेंज पे बात करनी है, लेकिन जो मैं आपकी बात से समझा हूँ, अगर हम ये समझें कि वो फॉल ऑफ तेहरान चाहते थे जी, और वो नहीं हुआ, तो इस जंग के अंदर फिर जो फतह है वो ईरान की हुई या वो जीता? उन्होंने सक्सेसफुली अपने आप को डिफेंड किया। ठीक है, फतह तो तब है ना जब आपने अपने दुश्मन को गिरा दिया हो, मगर ऐसा नहीं है। मगर डिफेंड, ईरान तो ये चाहता तो नहीं था कि वो बराह रास्त इसराइल पर अटैक करके गिराए। वो तो फलस्तीन की आज़ादी चाहता था या गजा के लोगों के लिए आसान जिंदगी चाहता था। ईरान तो डायरेक्टली इसराइल को उस सेंस में अटैक कर भी नहीं सकता ना। पहले इराक है बीच में, फिर उसके बाद जॉर्डन सीरिया है, फिर जाके इसराइल आता है। 2 मुल्क बीच में है आफ्टर ऑल। सो बराह रास्त उनकी बॉर्डर पे तो उस किस्म की जंग हो ही नहीं सकती। हो सकती है तो यही है कि मिसाइल्स या एरियल वॉर वगैरह हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मगर यस, 1980 से लेके अब तक ईरान ने ऐसे ग्रुप्स को फंड किया है, सपोर्ट किया है, जो कि इजराइल के लिए काफ़ी वो कहते हैं ना कांटा बने रहे हैं। वो उसको मुसलसल लेजिटिमेटली देखें, इजराइल ने 78 के अंदर और 82 के अंदर, 78 के अंदर लिटानी रिवर तक लेबनान को अपने कब्जे में कर लिया था। लेबनान एक सेपरेट कंट्री है, और 82 में वो बैरूत तक गए थे। तो वहाँ पे 82 के बाद एक लिबरेशन स्ट्रगल हुई कि हमने लेबनान को इजरायली ऑक्यूपेशन से आज़ाद करना है। तो उसमें हिजबुल्लाह, उसमें कई तंजीमों का किरदार था, मगर हिजबुल्लाह का भी किरदार था। और हिजबुल्लाह को जो असिस्टेंस एड आती थी वो ईरान से आती थी। तो सोवियत यूनियन के इन्हिदाम के बाद, सोवियत यूनियन जब तक कायम था, तो इसराइल के लोग ये कहते थे कि जितनी हमें मसाइल है ना वो हमें सोवियत यूनियन की वजह से। ठीक है, वो पीएलओ को बैक करते हैं वगैरह वगैरह। जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, यासिर अराफात की वफात होगी, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो सारे हमारे मसाइल हैं वो ईरान की वजह से। ये है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इस जंग में अमेरिका क्यों शामिल हुआ?
मेरा ख्याल शुरू है से तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहे थे कि जब तक हम पर अटैक नहीं होगा हम ईरान के ऊपर अटैक करने नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और वो ज़बानी जमा खर्च में तो चले इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, पर उन्होंने कहा कि हमने अटैक के लिए मना किया है, लेकिन फिर अब ये जो कर रहे हैं जी। ये इसराइल ने अच्छा किया है। तो ये जी। क्यों ज़रूरत पेश आई कि आप नेतन्स में, इस्फहान में और फिर आप उसमें फर्दू के प्लांट के ऊपर अटैक करें? ये सारी बातें तो चंद सालों में डीक्लासिफाई होकर हमें जो असल कहानी है वो पता चलेगी, मगर जो हम कंजेक्चर कर सकते हैं, जो हम गेस कर सकते हैं, जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो ये है कि इसराइल ने अमेरिका को ये कहा है जुमे के दिन को, क्योंकि इतवार के दिन को उनकी नेगोशिएशन फाइनल होने जा रही है। इसराइल की ये ख्वाहिश है कि ये नेगोशिएशन ना हो, उसने तोड़ना ही तोड़ना है नेगोशिएशन। क्यों? क्योंकि ईरान के पास तेल है, उतना ही तेल है जितना सऊदी अरेबिया के पास। एक दफ़ा सैंक्शंस हट गए ईरान से तो ईरान की इकॉनमी 15% पे ग्रो करेगी। इससे इसराइल को क्या नुकसान होगा? इसराइल को ये नुकसान होगा कि ईरान के पास पैसे आएंगे, उन पैसों से ईरान रीबिल्ड करेगा हिजबुल्लाह को, रीबिल्ड करेगा हमास को। ओके, ये इसराइल को खदशा है, और हुतीस को भी फाइनेंस करेगा। ठीक है। तो वो सैंक्शंस नहीं ख़त्म करना चाहते। उन्होंने कोई ये बात कही है ट्रंप को और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को कि हम तो ईरान को सीधा कर सकते हैं, आपको नेगोशिएट करने की जरूरत ही नहीं। हम जो एक्शन करेंगे ना उसके बाद ईरान घुटने टेक देगा और खुद आएगा कि हमसे बात करो, खुद आएगा और कैपिचुलेट करेगा। आपको याद होगा कि ट्रंप ने ये कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर करो, फिर हम वो ट्वीट किया और यही दो अल्फाज थे, अनकंडीशनल सरेंडर। एग्जैक्टली। तो क्या वजह हो सकती है? कंजेक्चर ये है कि इजराइल ने उनको ये कहा कि हमें जरा एक ऑपरेशन करने दें, उसके बाद ये अनकंडीशनली सरेंडर करेंगे। मगर हकीकत ने ये साबित किया कि ये गलत, उन्होंने एस्टिमेशन अपनी भी की और इधर भी इंटेलिजेंस गलत दी अमेरिकनों को। ईरान ने ये साबित कर दिया कि ठीक है फिर हम वापस लड़ेंगे, और वो लड़े और वो कामयाबी से उन्होंने अपने मुल्क का दिफा भी किया और सिचुएशन बढ़ती चली गई। अब अमेरिका ने जो अटैक किए और फिर ईरान ने जो कतर में अमेरिकी बेस अड्डे पर अटैक किया, उसमें ईरान ने पहले उनको नोटिफाई भी कर दिया कि हम इतने बजे इतनी मिसाइल्स आप पे अटैक कर रहे हैं। तो ये एक किस्म की ऐसी चीज साबित हुई जिसमें कि वो शो ऑफ फोर्स कर दें कि ना मैं बैक डाउन कर रहा हूँ ना वो बैक डाउन कर रहा है, हम अपनी अपनी जगह कायम है। और उसके बाद अब लगता है कि ट्रंप ने ये फैसला किया कि अब जब हमने ये दिखा दिया है तो अब हम जो है आखिरी अभी हमारे ये बात करने से पहले ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जी, वो बहुत गुस्से में भी उसमें वो नजर आए। That's very और true. वो चिड़चिड़े कि ये क्या कर रहे हैं, गाली भी निकाली। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि ईरान को क्यों जरूरत पड़ती है 3H यानी हिजबुल्लाह, हमास और हूसी, इन्हें सपोर्ट क्यों करता है प्रॉक्सीज को? उसके डायरेक्ट बॉर्डर पर तो इसराइल बैठा भी नहीं हुआ, जैसे अभी आपने कहा, दरमियान में दो मुल्क आपने गुजारने हैं। तो ज़रूरत क्या पेश आएगी कि वो तेल बेचेगा, उससे इकॉनमी खड़ी करेगा, उस इकॉनमी से हिजबुल्लाह, हमास और हूसी को वो सपोर्ट करेगा? क्या ज़रूरत है? बिकॉज ईरान का विजन यही है कि हम एक इस्लामिक रेवोल्यूशन करना चाहते हैं। इस बात को समझे बगैर आप मॉडर्न ईरान को तो नहीं समझ सकते। उनकी हुकूमत का विजन ये है कि हम एक इस्लामिक रेवोल्यूशन चाहते हैं पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर, ठीक है। और उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट मिडिल ईस्ट में है वो इसराइल है। और इसराइल के खिलाफ अगर हम अपने आप को मुस्तहकम करें तो बाकी मुसलमान दुनिया भी हमारे पीछे आ जाएगी किसी ना किसी वक्त, और उसके नतीजे में एक इस्लामी इनकलाब बर्पा हो और उसको ईरान लीड करेगा और सारे 56 ममालिक उससे पीछे खड़े होंगे। 56 ना भी हो, मगर अगर मिडिल ईस्ट भी आ जाए तो उनके लिए काफ़ी है। तो बहरहाल वो इस चीज़ पे यही सोचते हैं कि हमारा जो 79 का रेवोल्यूशन है उसमें एक अहम पहलू वो भी ज़ायनिज़्म की शिकस्त है। ओके, और वो भी पूरा नहीं हुआ, यानी वो रेवोल्यूशन अभी चल रहा है और वो अपने इख्तिताम को या अपनी मंजिल को नहीं पहुंचा। उसमें इसराइल का ख़त्म करना ये एक फैक्टर है, इसराइली सहूनियत को ख़त्म करना, ठीक है, अवाम को नहीं। लेट्स बी क्लियर कि इसराइल एज ए सेटलर कॉलोनियल रेसिस्ट स्टेट के वो खिलाफ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ वेस्टर्न मीडिया के अंदर इस बात को उल्टा के पेश कर दिया जाता है और वो दुरुस्त नहीं है। वो ज़ायनिज़्म को उसे ख़त्म करना चाहता है, वो ज़ायनिज़्म को ख़त्म करना चाहता है। और इजराइल की जो रेसिस्ट सेटलर कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं, फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको वो ख़त्म करना। सो पोस्ट वॉर अब ईरान क्या ये कर पाएगा? किस हद तक वो मजबूत हुआ है या कमज़ोर हो गया है? इस जंग के बाद क्या करेगा वो? नहीं, मेरा ख्याल है ईरान ने अपना क्योंकि कामयाबी से दिफा किया है तो वो मजबूत पोजीशन में है, मगर इजराइल का मुकाबला अकेला ईरान नहीं कर सकता।
इज़राइल का मुकाबला, क्योंकि इज़राइल बेसिकली को बहुत ज़्यादा इमदाद है अमेरिका की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो एक किस्म का अमेरिकी अड्डा है मिडल ईस्ट के अंदर। तो मिडल ईस्ट के अगर तमाम मुल्क इकट्ठे हों तो फिर वो उनका मुकाबला कर सकते हैं। एक आधे मुल्क की ये बस की बात नहीं। आपने तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको पता है 48 में 7 मुल्क इकट्ठे हुए, 67 में जो जंग हुई, 73 में जो जंग हुई, 56 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने वो कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं। उनमें से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री डिफीट नहीं हुई इसराइल।